नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रिगेडियर आशीष पोपली। आशीष, वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। थैंक यू। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही यूनिक है। पिछले दिनों मैं एक कहीं पे पढ़ रहा था, फिर एक मैंने कुछ वीडियो देखा और वो जो था, थोड़ा सा जो वीडियो जो था वो सेंसेशन की तरफ ज्यादा था। मतलब आपको चौंकाने वाला, घबराने वाला, और जो आप फार्मर्स के जो प्रोटेस्ट देखते रहते हैं, अगर हो सकता है शायद उनको ही कुछ गुमराह करने के लिए ये एक वीडियो बनाया गया था। वो था कि भाई जो आजकल जो आप फ्रूट्स खाते हैं उसके अंदर बीज नहीं निकलते हैं, सीड्स नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो फ्रूट्स जो हैं या तो वो सीडलेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब किसी ने मॉडिफाई कर दिया है, किसी ने मॉडिफाई कर दिया है। तो इसका मतलब किसान को जो है वो सीड्स अब नहीं मिलेंगे अपने पास से। उसको हर बार जब भी खेती करनी होगी, उसको बोना होगा, तो उसको बाजार में जाना होगा, उसको पैसे खर्चने होंगे और ये सीड वहां से लेके आने होंगे। आपको मैं एक बहुत अमेजिंग बात बताऊं, बहुत सालों पहले की बात है। 1991 में मैं पोर्ट ब्लेयर में था और वहां पे जो बनाना, जो केला मिलता था, उसके अंदर भी सीड होता था और बहुत बड़े बड़े सीड्स होते थे, और जो कि मैंने आज तक मेनलैंड में कभी नहीं देखा है। बहरहाल वो पुरानी बात है। आज के टॉपिक पे आते हैं कि क्या है ये इसमें सच्चाई। ये जो एक सीडलेस फूड होता है, ये क्या केवल फ्रूट में होता है, वेजिटेबल में भी होता है? कैसे बनता है ये, और इसकी क्या कोई हिस्ट्री रही है, कोई तरीके रहे हैं? तो ये सब जानेंगे ब्रिगेडियर आशीष पोपली से। और आशीष जो है ये क्योंकि आर्म फोर्सेस में लॉजिस्टिक्स से संबंध रखते हैं, तो इनको इस बारे में काफी गहन जानकारी है, इन्होंने अध्ययन किया हुआ है। तो आशीष बताइए, क्या है इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सीडलेस फूड की, और कैसे ये बनाया जाता है? ओके संदीप, सीडलेस फूड की बात कर रहे हैं, यानी वो फ्रूट या वेजिटेबल जिसमें नॉर्मल समय में उसमें बीज होना चाहिए। जैसे आपने केले का उदाहरण दिया, अंडमान का जो रॉ बनाना होता है एक्चुअल जी पुराने वाला, उसमें बड़े मोटे सीड्स होते हैं, ब्लैक कलर के। जी जी वेरस जो हम बाजार जी से अब खा रहे हैं और सदियों से हम खाते ही आ रहे हैं उनको बचपन से, उनमें एक ब्लैकिश सीड होता है, लेकिन वो मुंह में भी नहीं आता है, वो बहुत पतला सा होता जी है। जी जी तो जी एक किस्म से सीडलेस बनाना हो गया है। आज हम बात करेंगे कि सीडलेस फूड जो हैं, और इसमें फ्रूट्स भी होते हैं और कुछ वेजिटेबल्स भी हैं, ये ओके क्या चीजें हैं और क्या ये हानिकारक हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। तो जनरली हम जी जी इसको और कुछ मिथ हैं, इनको भी क्लियर करेंगे इनको। तो सबसे पहले सीडलेस फूड। सीडलेस फूड में सीडलेस फ्रूट्स हैं और सीडलेस वेजिटेबल्स हैं। जी बहुत कम हैं, लेकिन हाँ हैं। ये वो हैं जिसमें जो सीड, जो एक मैच्योर सीड होता है, जिसको अगर मैं निकाल लूं क्रॉप में से, उस बनाना में से या वाटरमेलन में से, और उसको अगले सीजन में प्लांट करूं, तो वो मेरे को एक और पौधा दे। ये उस सीड का जी पर्पस है, जी प्रोपगेशन का, रिप्रोड्यूस करने का, नेक्स्ट क्रॉप लाने का। लेकिन अगर जी क्रॉप के अंदर ही सीड ना हो, तो हम्म बिल्कुल सही सवाल कि अब अगली क्रॉप के लिए मुझे सीड किसी से खरीदना पड़ेगा। क्या वो सीड लैब में बना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, मुझे उसकी रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी? तो ये वाली कहानियां बहुत शुरू होती हैं। और जो वीडियो आप बता रहे थे वो देखा था मैंने, तो उसमें वो जी पूरा सेंसेशनलाइज कर दिया कि ये जी पूरी दुनिया को अब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर ले जाएगा कि सीड्स वहां से आएंगे। तो इन या चीजों के बारे में आज बात करेंगे। पहली चीज, ये वो फूड है, जो सीडलेस फूड की बात कर रहे हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। और जी जेनेटिक मॉडिफिकेशन जिसको हम जीएम बोलते हैं, वो क्या होता है जी आगे थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फिलहाल जी पहली चीज हटाते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, नेचुरल फूड है, ठीक है, ओके जिसको सीडलेस बनाया गया है। दीज हैव बीन प्रोड्यूस्ड नेचुरली, हॉर्टिकल्चर के अलग अलग तरीकों से। वो तरीके भी बताऊंगा मैं। जी जी क्या आइटम्स हैं इसमें? जनरली हम देखते हैं ग्रेप्स, सीडलेस ग्रेप्स। वाटरमेलन आ गए हैं, सीडलेस नहीं बोलेंगे, उसमें व्हाइट कलर का एक छोटा सा बीज निकलता है जो बहुत सॉफ्ट होता है, इनफैक्ट वो खाया भी जा सकता है, लेकिन उसमें हम्म वो हार्डनेस नहीं है और उससे नया प्लांट पैदा नहीं हो सकता। बनानास हमने बात कर ली। एक दो वैरायटी ऑरेंजेस की हैं, मैंड्रिन्स की हैं। पपाया है, जो आजकल हाँ, पपाया हाँ, आते हैं बहुत से जिसमें लोग सीड्स या तो बिल्कुल कम होते हैं या होते ही नहीं है उसमें। होते ही नहीं। जी कुकुम्बर, जी जी लेमन, लाइम, तो ये है। आर दीज जेनेटिकली मॉडिफाइड और ग्रोन इन लैब, ये वाले फ्रूट्स एंड फूड्स? नो। लैब के अंदर इसके एक प्रोसेस, जो एक टिश्यू कल्चर नाम का प्रोसेस है, सिर्फ वही होता है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो सीधी बात कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, नहीं है। ये सारे फ्रूट जो हैं या सब्जियां हैं, ये किसी खेत में, पेड़ पर
ऑर्चर्ड में वहीं उगते हैं, लैब में नहीं उगाए जाते हैं। तो एक ये आइडिया दिमाग से निकाल देते हैं। दूसरा कि ये प्रोपोगेट किए कैसे जाते हैं, अगर बीज नहीं है तो क्या किया जी आप ये देखिए कि मैं कोई वाटरमेलन उगाता रहा हूं पिछले 200 साल से, फर्ज करो। कस्टमर प्रेफरेंस है या मुझे अच्छा लगता है कि अगर उसमें फ्रूट हो ना कि सीड हो, खाने में आसान हो जाता है, मे भी उसकी मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा मिल जाती है। तो एक कोई नेचुरल प्रोग्रेशन से अगर कोई एक बेल के अंदर ऐसे फ्रूट निकल आए, तो मैं एज ए किसान क्या करता हूं, उस बेल का एक हिस्सा काट करके एक दूसरी बेल के साथ ग्राफ्ट कर सकता हूं। तो अगले सीजन में, अगली प्रोडक्शन साइकिल में उस बेल में से ये वाले फ्रूट निकलेंगे। तो मैं लैब नहीं गया, तो मैंने क्या किया, मैंने जी ग्राफ्टिंग करी। ये बहुत पुरानी टेक्निक है, आप गुलाब के पेड़ पे, पौधे पे भी करते हो, आप फ्रूट और फल सब्जी में भी कर सकते हो। सो ग्राफ्टिंग इज वन टेक्निक। वन इज कटिंग, कि आपने कटिंग ली, ओके ब्रांच कट करी और उसको ही जमीन में गाड़ दिया ताकि वो रूट निकल जाए उसकी। मैंने उस ओके प्लांट की कटिंग करी जिसका मेरे को फ्रूट या आगे जो फल है वो चाहिए मुझे। तो ये भी ग्राउंड में ही हुआ है। इसमें ना कोई मैंने कोई मेडिसिन डाली, ना कोई टॉक्सिक एलिमेंट कुछ छेड़छाड़ी करी, कुछ नहीं किया। तो कटिंग ग्राफ्टिंग ये नॉर्मल है। हमारा जो गार्डनर है वो गुलाब के साथ भी करता है, गेंदे के साथ भी करता है, फल फ्रूट के साथ भी करता है। जी लैब कहां आती है, एक वर्ड यूज होता है टिश्यू कल्चर। तो मैंने एक टाइप के फ्रूट को जो मुझे चाहिए और चाहिए, मैंने उसका टिश्यू लिया, एक एग्रीकल्चर लैब में दिया, जो प्रोफेशनली उस टिश्यू को फोटोकॉपी करता है, मल्टीपल कॉपीज बनाता है इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। उसकी जीन्स के साथ, उसकी क्रोमोसोम्स के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया। सिर्फ एक किस्म का उदाहरण लूं तो फोटोकॉपियर है, लैब में है। और वो वाले जो आपने जो प्रोड्यूस किया एक टिश्यू, उसको मैंने जमीन में गाड़ा अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और उसकी पनीरी बना ली, छोटे प्लांट्स बना लिए और वो फिर खेतों में ओके लगा दिया और आपने उसको उगा दिया। जो नेचुरल प्रोग्रेशन में अगर मेरे से 10 प्लांट बनते, नेचर बनाती, मैंने 10,000 बना लिए, जो मुझे जिस टाइप का मुझे चाहिए था लैब में। तो अभी भी कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं की गई है। करेक्ट ठीक है। लास्ट है हाइब्रिड सीड्स। ये इंसान खुद ही करता रहा है। हम ये जी कटिंग ग्राफ्टिंग करके जो सीड प्राप्त कर लेते हैं उसको एक हाइब्रिड सीड कहते हैं। और ये इसलिए बिकते हैं या इसलिए डिमांड में है क्योंकि ये या तो पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट रेजिस्टेंट सीड बन गया है, जो फ्रूट निकलेगा वो पेस्ट रेजिस्टेंट होगा, या इसका जो रिजल्टेंट फ्रूट है वो ज्यादा डिलीशियस है, ज्यादा कलरफुल है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है, उस किस्म से है। ये जो 4-5 तरीके मैंने बताए, इनमें कहीं जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात नहीं हुई। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक्चुअली क्या होता है, विल टॉक अबाउट दैट। हिस्टोरिकली अगर मैं देखूं तो सबसे पहले इस किस्म का सीडलेस फ्रूट जो बना वो था ग्रेप्स, जो डॉक्यूमेंटेड है हिस्ट्री में 4,000 साल पहले। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो हिंदुस्तान में बनानास जो आपने बताया, हमने बनाए वो उस तरीके के बनानास, और इंडिया में हम वो सीडलेस बनाना खा रहे हैं। इसमें कोई लैब का दखल या जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं है। ब्राजील में समवेयर इन 1800s एक ऑरेंज बनाया गया जिसका नाम दिया गया वॉशिंगटन ऑरेंज। तो एक वैरायटी ऑफ ऑरेंज है जो सीडलेस है। बाकी अगर दुनिया में ऑरेंजेस या बनानास की वैरायटी देखें तो 1,000-2,000 किस्म के बनाना होते हैं, उसमें 2 इस किस्म के हो जाएंगे जो सीडलेस चल रहे हैं, 5 हो जाएंगे, लेकिन पूरी स्पीसीज अभी भी कोई ऐसी नहीं कंट्रोल कर पाई। समवेयर इन 1940s 1950s सीडलेस वाटरमेलन शुरू हुए। और टिश्यू कल्चर जब से इन्वॉल्वमेंट हुई, जब ये एग्रीकल्चर लेबोरेटरीज वगैरह बनी, तो समवेयर इन 1980s हमने बनानास को और पपाया को टिश्यू कल्चर से मल्टीप्लाई किया। दैट इज व्हाई यू हैव बनाना प्लांटेशंस, कि एक ही टाइप का बनाना उसमें निकल रहा है। और हमने वो जो पुरानी वाली वैरायटी थी, जो ब्लैक हेवी सीड्स वाले बनाना थे, जो खा ही नहीं सकते थे आप उसको, या रॉ बनाना जिसको बोला जाता था, वाइल्ड बनाना जिसको बोलते थे, वो अब साइडलाइन हो गया। हालांकि अंडमान में शायद अभी भी हो या किसी दुनिया में कहीं क्षेत्र में हो, लेकिन एडिबल नहीं था, इसलिए उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी प्रेफरेंस क्यों बढ़ रही है? सिंपल आंसर ये कि यू एंड मी, पब्लिक प्रेफर करती है कि हमारे को सीड ना मिले, खाने में दिक्कत होती है, और हमें एक वो थोड़ा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा रहता है कि यार सीडलेस ग्रेप्स है, थोड़ी मार्केट वैल्यू ज्यादा है उसकी, तो फार्मर्स को उसकी वैल्यू ज्यादा मिलती है। दैट इज व्हाई दे प्रेफर कि हम इसको उगा लें। और यूनिफॉर्म क्वालिटी हो जाती है। आपको जब वो केले निकल रहे हैं उस प्लांटेशन में या वाटरमेलन निकल रहे हैं, वो उसी यूनिफॉर्म स्टाइल के मिल रहे हैं, ताकि आपको पल्प ज्यादा मिल जाए या फ्रूट कंटेंट ज्यादा मिल जाए। इनमें ओवर ए पीरियड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जो अब ये निकलते हैं, उसमें कोई पेस्ट या रिड्यूस्ड रिक्वायरमेंट ऑफ पेस्टिसाइड, इस किस्म से ये फ्रूट बन गए। तो एक्चुअली ये बेटर है कि मेरे को उसमें पेस्टिसाइड ज्यादा यूज नहीं करना पड़ता। ये हार्मफुल नहीं है, उतने ही न्यूट्रिशियस हैं जितना एक सीड वाला प्रोडक्ट होता है उसी फ्रूट का। यस,
न्यूट्रिशन अगर मैं बोलूं कि सेम है तो जो पिन पॉइंट करने वाले लोग हैं वो मुझे रोक देंगे। जिस फ्रूट या वेजिटेबल में सीड खाया जाता है इंसान द्वारा, तो सीड के अंदर हम्म जो फाइब्रस कंटेंट है या कोई विटामिन कंटेंट है, न्यूट्रिशनल कंटेंट है, वो क्योंकि हम्म अब मैंने फ्रूट उसी स्पीसीज का ले लिया विदाउट सीड, तो दैट सीड पार्ट का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो कम हो गया। दैट आई एग्री। बट एज फार एज द ठीक fruit is concerned, there is हम्म marginal difference, if at all, in nutrition quality. डर बैठ गया कि क्या सारे फ्रूट ऐसे हो जाएंगे, सीडलेस हो जाएंगे? तो यहां मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है। जो इंसान की या जो हमारे साथ जो लिविंग बींग्स हैं, जो भी हैं, एनिमल्स हैं, जो हमारी डाइट है वो अभी भी सीड बेस्ड है। वीट, वो तो खुद ही सीड है। राइस खुद ही सीड है। हम्म, मेज खुद ही सीड है। जी तो द मेजर चंक जो डाइट है हमारी, वो उन फूड प्रोडक्ट्स की है जो सीड बेस्ड हैं, और सीड के बिना वो हो ही नहीं सकता। आई कैन नॉट प्रोड्यूस व्हीट विदाउट द व्हीट सीड। आई हैव टू ईट द करेक्ट सीड ओनली। आटा जो है वो सीड से ही पिसना है। सो दैट मीन्स विल ऑल फूड प्रोडक्ट्स टेंड टुवर्ड्स नेक्स्ट 50 ईयर्स कि सब हम सीडलेस हो जाएंगे? तो नहीं बनती। तो ऐसा करेक्ट कोई डर नहीं है। जो इंक्रीज इन सीडलेस हुआ है वो है एग्रीकल्चर इनोवेशन से। हिस्टोरिकल इफेक्ट मैंने बता दिया कितने टाइम से ये जी चीज चल रही है, तो कोई नई चीज नहीं है। सो इट इज नॉट अ साइन ऑफ डिक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी। जो लोग ये वर्ड यूज करते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ से 100 ईयर्स जब सीड्स ही नहीं रहेंगे तो बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी, इंसान कंट्रोल करेगा, ऐसे कोई इंडिकेशन है नहीं। भाई अब क्या आप कहेंगे इसमें कि भाई कॉर्पोरेटाइजेशन जो सीट का है ये सच्चाई है कि ये झूठ है? क्या हमें घबराना चाहिए? क्योंकि जैसे ही किसी भी तरह की दो देशों के बीच के समझौते की बात हो रही होती है, फार्मर्स जो है ना झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके ऊपर चोट आने वाली है। तो क्या उनको घबराने की जरूरत है? इस पे कुछ बताएंगे? ओके, सो एक तो होता है रियल रिस्क, जी जिसके बारे में हमें या किसी गवर्नमेंट को, किसी देश की गवर्नमेंट को उस रिस्क को थ्रेट एनालिसिस करे और उसके ऊपर मिटिगेट करने के लिए कोई पॉलिसी बनाए या कोई सेफ गार्ड रखे। ये तो है रियल रिस्क। एक है जो एग्जैजरेटेड क्लेम्स हैं, अननोन, हम्म तो उसके अगेंस्ट कोई पॉलिसी नहीं बना सकते, उसके लिए क्लैरिफिकेशन ही कर सकते हैं। शायद मेरे जैसे right. लोग या आपके जैसे लोग हम कुछ पब्लिक डोमेन में आके बोल सकते हैं, बट तो उसकी उन चीजों की बात करते हैं। पहला वर्ड आपने यूज किया कि क्या कोई कॉर्पोरेट डोमिनेंस हो जाएगी। नाउ दीज आर वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। कॉर्पोरेट, जी ठीक है, कंपनी है, बिजनेस कर रही हैं, क्या वो सीडलेस वैरायटी को ही प्रोपगेट करेंगी? तो मैंने बताया, लेट्स से बनानास, वाटरमेलन, जी कुकुम्बर और एनी ऑफ दीज फ्रूट्स, वर्ल्ड वाइड ये 1000, 1200, 2000 टाइप के कुकुम्बर हैं, 2000 टाइप के वाटरमेलन हैं, 1000 प्लस 1200 प्लस वैरायटीज ऑफ बनाना है। मैं एक कॉर्पोरेट हूं, मैंने अगर एक सीडलेस वैरायटी बना दी, 2 बना दी, 5 बना दी, इज इट इनकम्बेंट की जो फार्मर है वो वही लेगा और वर्ल्ड वाइड लेगा? हर देश की अपनी हम्म, इंडिजिनस वैरायटीज हैं इनकी, और वो सारी सीडलेस नहीं है। यस, सीडलेस मिलेगी, उसके लिए फार्मर को पैसे खर्च करने पड़ेंगे वो प्लांट लेने के लिए, लेकिन जो दूसरा हम्म, बगल वाला फार्मर है वो नहीं ले रहा, क्योंकि जी पब्लिक डिमांड 100% ही कभी बन ही नहीं सकती इसके ऊपर। करेक्ट देयर आर 1000 वैरायटीज ऑफ ईच ऑफ दीज। ये तो एक है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। कोका कोला है, कोई बियर है, कोई विस्की है, कोई भी एनी ब्रांड, बाय टेक नेम ऑफ ए ब्रांड, एनीथिंग, दैट सॉफ्ट ड्रिंक इज अंडर ए कॉर्पोरेट। मैं वो खरीदता हूं तो उसकी रॉयल्टी उसको मिलती है, दैट कॉर्पोरेट। करेक्ट मेरे पास चॉइस है, मैं नहीं लेता वो, मैं दूसरी ले लूंगा, बिकॉज देयर आर 10 वैरायटीज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। सो वेयर इज द कॉर्पोरेट डोमिनेंस? लेट द कॉर्पोरेट फाइट फॉर हिज बिजनेस, वो उसका राइट है। लेकिन एज ए फार्मर मेरे पास इतनी ज्यादा चॉइस, सॉफ्ट ड्रिंक में तो 15 किस्म की है, बनाना में 1200 किस्म है, क्यों जाऊं मैं आपके वो सीडलेस वैरायटी पे? इतनी कौन सी बात आ गई? सो द एग्जैजरेशन ऑफ रिस्क जो हो जाता है ना कि यार ये तो कॉर्पोरेट डोमिनेंस होगी, इट विल नेवर हैपन, इट कैन नेवर हैपन। अनदर फियर इज दैट यू लूज ट्रेडिशनल वैरायटीज ऑफ सीड्स। यस, जी पार्टली ट्रू, ये तो है। अगर एक वैरायटी ऑफ बनाना भी मैंने सीडलेस बना लिया है और अगर एक्स नंबर ऑफ फार्मर्स उसकी तरफ जाते हैं इस सीजन में, तो दैट मच ऑफ आपका जो ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सीड यूज होना था वो नहीं हो रहा। सो क्वांटम ऑफ ट्रेडिशनल सीड यूजेज may diminish, that I agree, but will it remove traditional seeding system or traditional plants? Not at all. When you see the quantum worldwide of, say, banana being consumed or watermelon being consumed or cucumber being consumed, one variety of
कॉर्पोरेट मेड सीडलेस, कॉर्पोरेट मेड अगर मैं उस वर्ड को यूज करूं, वैसे तो अभी तक कॉर्पोरेट है ही नहीं इसमें कोई, पर चलो किसी कंपनी ने उसको पेटेंट कर लिया इस एक वैरायटी को, आई ग्रांट दैट। सो विल एवरीवन ऑल ओवर द वर्ल्ड उसमें आ जाएंगे? नहीं, बिकॉज चॉइस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चॉइस है। दूसरा, गवर्नमेंट्स ने क्या किया? गवर्नमेंट्स ने सीड बैंक्स बना लिए हैं, गवर्नमेंट्स ने अपनी अपनी पॉलिसीज देशों में बनाई हैं टू प्रोटेक्ट फार्मर्स। हर देश ने, कोई मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं या किसी पर्टिकुलर देश की नहीं, सभी देशों ने, सबको ये पता है कि अगर कॉर्पोरेट्स इसमें घुस गए और सारी मार्केट कैप्चर कर दें, जो अभी तक इतना अनरीजनेबल बात है, पर चलो लेट्स से 100 years डाउन द लाइन, तो सेफगार्ड्स हैव ऑलरेडी बीन पुट, इट कैन नेवर हैपन, वी कैन नेवर रीच दैट स्टेज। शुड वी बी वरिड? क्या हमें परेशानी होनी चाहिए इस पे? तो एट प्रेजेंट नो, बिकॉज मैंने समझाया सारे फूड सीडलेस हो ही नहीं सकते। कुछ फ्रूट के अंदर या वेजिटेबल के अंदर एक पर्टिकुलर वैरायटी सीडलेस हो सकती है, और वो भी गवर्नमेंट्स ने इतना उसको अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इत्यादि रिसर्च में उनको अपने कंट्रोल में कर लिया है कि फार्मर को कभी किसी कॉर्पोरेट के पास जाकर के उसका वो पौध लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबोरेटरीज, इट इज लाइक, मैंने टिश्यू कल्चर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि एक ओरिजिनल पेंटिंग है, किसी आर्टिस्ट ने एक पेंटिंग बनाई, बहुत अच्छी, लोगों को पसंद आई, तो ओरिजिनल की तो अपनी वैल्यू है, लेकिन अगर लेबोरेटरी में ले जाऊं और उसकी मैं कॉपीज बना दूं, हाई क्वालिटी प्रिंट्स बना दूं जो मिलते हैं बाजार में ओरिजिनल आर्टिस्ट, तो दे विल नेवर कॉस्ट एज मच एज द ओरिजिनल। वो मल्टीप्लिकेशन में आ गई हैं, और कितनी पेटेंट हुई हैं नहीं हुई हैं, इतना वाइड स्कोप है इसमें कि अगर एक जैसे अगर क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के 32, तो अगर एक को भी मैं ट्वीक कर देता हूं तो वो पेटेंट अलग हो जाता है। दैट मीन्स मेरे को उस, और ये तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उस टिश्यू में अगर मैं आधा % भी कुछ चेंज कर लूं तो वो उस कॉर्पोरेट का नहीं है। इट इज लाइक फार्मा मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन और पेटेंटेड मेडिसिन। तो वन हैज टू अंडरस्टैंड कि अगर दवाई पेटेंट कर ली एक कंपनी ने, तो क्या वो कैंसर की दवाई जिसको पेटेंट किया हुआ है, क्या दूसरे लोगों को वही दवाई लेनी है? नहीं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सिमिलर मेडिसिन विदाउट इवन लुकिंग एट जेनेरिक मेडिसिन। सो वन हैज टू अंडरस्टैंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि इतना कोई क्राइसिस वाला कहानी इसमें नहीं बन रही अभी। अच्छा, इसमें बहुत सारी भ्रांतियां भी फैली हुई हैं, मिथ फैले हुए हैं कि ये है वो है, आप कुछ क्लैरिफाई कर सकते हैं अगर अपने इस पे? ओके, जैसे हमने पिछले इथेनॉल वाले प्रोग्राम में भी कुछ मिथ्स हाँ जी, उनको बहुत पसंद किया गया था, तो हमारा काफी सक्सेसफुल हुआ और So काफी let's अच्छा। do some myth busting in seedless. First is, जी। एक myth ये unnatural है, so ये unnatural नहीं है, that is a false myth, it is a myth। ये म्यूटेशन से बने गए हैं, म्यूटेशन में कटिंग्स हैं, ग्राफ्टिंग हैं, टिश्यू कल्चर है, क्रोमोसोम मैनिपुलेशन है, मैं टच अपॉन दिस, बट दीज आर ऑल नेचुरल, दीज आर हॉर्टिकल्चर, पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, वो करता है। ये तरीके हैं अच्छी वैरायटीज को फार्मर को लेकर के आना उस तरीके। दीज आर नॉट जेनेटिक मॉडिफाइड, और अगर मैं जेनेटिक मॉडिफाइड बोल रहा हूं तो कोई ऐसा कोई दुनिया में देश है जहां सब्जी और फ्रूट जेनेटिक मॉडिफाइड यूज किए जा रहे हैं, हम नहीं करते, वो बात अलग है, ठीक है, हमारे यहाँ अभी भी डिबेट है और कोर्ट में केसेस हैं, बट मैं बार बार बोल रहा हूं एज ए जेनेटिक मॉडिफाइड इज समथिंग बैड, नो इट इज नॉट, बट लेट अस टेक इट कि दीज सीडलेस वैरायटीज आर नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड, दे आर नेचुरल। नेक्स्ट इज द मिथ कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो मैं फिर बोल रहा हूं ये गलत है, दीज आर नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड। लेट्स क्लियर दिस नाउ। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक लाइब्रेरी है, उसमें बुक्स हैं शेल्फ में, ठीक है, एक ऑर्डर में पड़ी हुई हैं वो बुक्स, अगर मैं ऊपर वाले शेल्फ से 10 बुक निकाल करके उनको नीचे वाले शेल्फ में डाल देता हूं और नीचे वाली 10 बुक उठा करके ऊपर रख देता हूं, मैंने कोई बुक वहां से निकाली नहीं, कोई पन्ना फाड़ा नहीं, कोई अपना पन्ना ऐड नहीं किया, आई हैव जस्ट चेंज द सीक्वेंस ऑफ द बुक्स, दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम मैनिपुलेशन एंड दिस इज अ नेचुरल मेथड। ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, लेबोरेटरीज हैं, वहां किया जाता है, एक प्लांट के डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स की मैनिपुलेशन की जाती है कि नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को साइड में, साइड वाले को नीचे, दिस इज स्टिल नेचुरल, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। जो वाटरमेलन हमारे यहाँ आजकल आ रहे हैं वो क्रोमोसोम मैनिपुलेशन वाले हैं लार्जली, मतलब एक वैरायटी, दो वैरायटी, ठीक है, और ये इंडिया ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से खुद निकाल करके प्रोपोगेट किया है और ये वाइडली यूज है, जो यूज कर रहे हैं ठीक है, नहीं यूज कर रहे हैं तो 10 किस्म के वाटरमेलन आ रहे हैं बाजार में। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब है कि वही जो बुक्स पड़ी थी शेल्फ में, मैंने उनमें से कोई एक किताब भी या ज्यादा किताबें निकाली और उसको निकाल ही लिया, मैंने शेल्फ से ही हटा दिया, या
मैंने एक अपनी किताब वहां और डाल दी। हाँ, या तीसरा, मैंने किसी एक किताब का 5 पेज निकाल दिए, फाड़ दिए। ऑल दीज 3 आर एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, कि मैंने क्रोमोसोम को या तो निकाल दिया, या मैंने कोई क्रोमोसोम को ऐड किया, या क्रोमोसोम का आधा काट करके उसको ट्वीक कर दिया मैंने। दैट इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ठीक है। सो दीज आर ऑल, जिनकी हम सीडलेस की बात कर रहे हैं, दीज आर ऑल नेचुरल। तीसरा मिथ है कि न्यूट्रिशन इफेक्ट इनका कम है। मैंने थोड़ा पहले भी बताया, अगर उस फ्रूट के अंदर बीज होता और वो बीज मैं खा रहा होता, तो बीज वाला जो न्यूट्रिशन पार्ट है शायद वो अब नहीं है। लेट्स से रॉ बनाना, उसमें जो ब्लैक सीड्स थे, अगर उसमें कोई न्यूट्रिएंट इफेक्ट था, लेकिन अब मैंने वैरायटी निकाल दी है जिसमें वो ब्लैक सीड बिल्कुल मिनिस्क्यूल एक काला दाना सा दिखता है और वो एडिबल है, तो लेकिन जो सीड का जो न्यूट्रिशन पार्ट था वो कम हो गया, बट मे बी द पल्प पार्ट हैज इंक्रीज्ड एंड द न्यूट्रिशन इज लार्जली नलिफाइड, आई डू नॉट नो, बट दैट इज द ओनली न्यूट्रिशन लॉस, अदरवाइज कुछ नहीं। मे बी इन द वैरायटीज जो एग्रीकल्चर रिसर्च में निकाली जाती हैं, उसमें जो सीड हटा दिया गया और इस फ्रूट को या वेजिटेबल को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया गया, या वेदर रेजिस्टेंट बनाया गया, या वाटर रेजिस्टेंट बनाया गया, ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाया गया, तो उसमें जो उसका पल्प बन रहा है या जो एडिबल पार्ट बन रहा है, शायद उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है, वो भी ट्वीक हो गया। या सो टू से कि न्यूट्रिशन कम हो गया एज ए वाइल्ड ब्रॉड बेस्ड स्टेटमेंट, नो। एक और मिथ मेरे को मिला, वो ये कि ऐसे फ्रूट खाने से, ये पुरानी दादी वगैरह का मिथ है ये, कि ऐसे फ्रूट खाओगे तो आप फर्टाइल नहीं रहोगे, आपके बच्चे पैदा नहीं होंगे। ठीक है, बिकॉज ह्यूमंस आल्सो प्रोपोगेट कि यू प्लांट अ सीड इन अ वुमन्स वोम, समथिंग लाइक दैट। तो भाई अगर ऐसे वाले फ्रूट खाओगे तो योर फर्टिलिटी विल गो, वेल सॉरी, ऐसा नहीं है। ठीक है। एक Okay. और मिथ है कि सारे के सारे जो सीड्स हैं दुनिया से अब वो गुम हो जाएंगे और बिना सीड के ही खाना होगा। ये बहुत हाईली अनलाइकली, और ऐसी कोई कहानी नहीं है। अब है जो रियलिटी के ऊपर जो कंसर्न्स हमें होने चाहिए एक्चुअली इस टॉपिक पे, वो ये कि फार्मर्स डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी कंपनी के ऊपर। पार्टली ट्रू। अगर मैं एज ए फार्मर यही वैरायटी लेना चाहता हूं जो सीडलेस है, और अगर ये वाली वैरायटी पेटेंटेड है किसी एक कंपनी की, तो यस, मुझे उसको पैसे देने पड़ेगा। अगर मैंने बीमारी से हटने के लिए एक पर्टिकुलर दवाई खानी है, वही दवाई खानी है, और वो दवाई जेनरिक नहीं है, पेटेंटेड है, तो मेरे को उसके हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी। बट क्या सारे फार्मर उसी की तरफ जाएंगे, वर्ल्ड वाइड जाएंगे या नेशन वाइड जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज चॉइस बहुत ज्यादा है। बट यस, पार्टली ट्रू, मैंने बोल दिया कि अगर वो फार्मर उसी वैरायटी को लाना चाहता है फॉर हिज कमर्शियल पर्पस, तो यस, ही हैज टू पे लिटिल मोर टू दैट कॉर्पोरेट। एक है कि कॉर्पोरेट कंट्रोल ओवर ऑल फूड्स, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, ज्यादा बात कर रहे हैं, तो ये फिजिबल नहीं है कि एक सिंगल कंपनी सारी सीडलेस वैरायटीज जो पैदा होंगी दुनिया में, और पूरी दुनिया में या किसी एक देश में वही उसको कंट्रोल करे। ये बड़ी अनलाइकली बात है। कॉम्पिटेटिव जमाना है, अगर मैंने एक सीडलेस वैरायटी को पेटेंट किया है तो आप भी अपनी एक सीडलेस वैरायटी पेटेंट कर देंगे। सो क्या एक कॉर्पोरेट कंट्रोल करेगा? नहीं। जहां दो हो जाएंगे, प्राइस कॉम्पिटेटिव हो जाता है। तो क्या ऐसे 10 कॉर्पोरेट आने से वो पूरा फ्रूट सीडलेस हो जाएगा? लार्जली नो। देर आर सो एज आई सेड 1000 वैरायटीज को कंट्रोल करना और सभी को सीडलेस बना देना, और फिर तब भी सीड वाले तो वैरायटी फिर भी अवेलेबल होगी, तो आई डोंट नो कैसे इसको कॉर्पोरेट पूरा कंट्रोल कर सकता है। तो हाईली अनलाइकली। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यस, मैं सबको ये वाले जो लास्ट के 3 पॉइंट है मैं पार्टली ट्रू कर रहा हूँ। यस, देयर इज सम इफेक्ट। आई कांट से कि कॉर्पोरेट कंट्रोल नहीं होगा या फार्मर डिपेंडेंट नहीं होगा या डाइवर्सिटी कम नहीं होगी। यस, पार्टली, थोड़ा थोड़ा है, बट ऐसा कुछ नहीं। डिजीज आउटब्रेक, ये एक कंसर्न है। लेट्स से a large number of farmers ने एक पेटेंटेड वैरायटी को ग्रो किया है और उसमें कोई डिजीज आ जाती है। दैट मीन्स अगर वो ज्यादा फार्मर्स ने यूज किया है, ज्यादा लोगों ने कंज्यूम किया है, ज्यादा प्रोडक्शन हुई है उस वैरायटी की, और उसमें कोई डिजीज आ गई है पेक्यूलियर, तो फिर वो ज्यादा लोगों तक जा सकती है। सो दैट इज अ फियर। अब उसको मिटिगेट करने के लिए तरीके हैं। फार्मर्स पेइंग रॉयल्टी, यस, वी हैव टच्ड इट। फार्मर्स रॉयल्टी पे करेंगे अगर वो पर्टिकुलर वैरायटी किसी से लेना चाहते हैं जो उनको चाहिए फॉर देयर ओन रीजंस। देयर आर मल्टीपल अदर वैरायटीज अवेलेबल व्हिच दे कैन चूज एंड नॉट यूज द पेटेंटेड वन। इसमें कोई भारत में कोई रूल्स रेगुलेशंस भी हैं क्या फार्मर्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए? ओके, सो इंडिया में 2001 का एक एक्ट है पार्लियामेंट का, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट्स। ओके। दिस इज एन एक्ट ऑफ 2001। इसके अंदर कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो उसके बाद से इसको मॉडिफाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बिकॉज ये बड़ा ऑल इनकम्पासिंग टाइप एक्ट बना है ये।
तो मैं उसके कुछ जो सेफगार्ड्स हैं वो बताऊंगा अभी। वो कहता है कि फार्मर्स कैन सेव सीड्स फ्रॉम देयर हार्वेस्ट। अब इसको समझना चाहिए, क्या मतलब? हम्म, मैंने कोई चीज उगाई, उसमें उस फ्रूट में या वेजिटेबल में सीड थे, तो हम क्या करते हैं, उस सीड को बचा लेते हैं अगले साल यूज करने के लिए, सुखा लेते हैं उस फ्रूट को, उसका सीड ले लेते हैं। तो मैं क्यों बोल रहा हूं कि फार्मर्स कैन सेव सीड्स? ये तो नेचुरल बात है, एनीवन कैन सेव। हम्म, नो, इन मेनी कंट्रीज आउटसाइड इंडिया सेविंग ऑफ दैट सीड इज नॉट अलाउड। ओके। सो हमारे यहाँ जो एक्ट बना, क्योंकि और ये एक्ट तो 2001 में बना, ये तो हमारे यहाँ तो सदियों से चल रही है कहानी, कि हम्म, मैंने गेंदे का फूल निकाला तो हमारा माली उसके कुछ फूलों को सुखा करके वो अगले साल के लिए रख लेता है बीज। तो ये तो नॉर्मल टेंडेंसी है, पर उस नॉर्मल टेंडेंसी को आपने एक एक्ट में डाल दिया है पार्लियामेंट से पास करके, ताकि ये ओके। राइट हमेशा रहेगा। आज आप हाँ। कॉर्पोरेट डोमिनेंस की बात कर रहे हैं, तो कोई कल को हमारे यहाँ आकर के ये करे ना कि भाई आप सीट बचा नहीं सकते, आप मेरा ही सीट लो। तो हमने तो पार्लियामेंट में एक्ट बना दिया, अब यहीं से मॉडिफाई होगा पार्लियामेंट से, अगर होगा तो वो हो नहीं सकता। करेक्ट। ठीक है। सो फर्स्ट सेफगार्ड कि फार्मर कैन सेव देयर सीड्स फ्रॉम देयर हार्वेस्ट एंड यूज नेक्स्ट सीजन, ये वर्ड लिखे हुए हैं उसमें। ओके। नेक्स्ट इज फार्मर कैन एक्सचेंज सीड्स विद अदर फार्मर्स, यानी एक्सचेंज कर रहा है, बार्टर सिस्टम में कर रहा है, अपना सीड दे के दूसरा सीड ले रहा है। मैं वाटरमेलन का सीड तेरे को देता हूं, तू मुझे केले का सीड दे दे, मैं कुकुम्बर का कुछ भी। इन एनी ट्रांजेक्शन ऑफ सीड इज अलाउड बाय द फार्मर एट हिज ओन विल। किसी की परमिशन नहीं चाहिए उसको कि बगल वाले आदमी से या दूसरी स्टेट से मैं सीड लेकर के आ रहा हूं तो उसके ऊपर कोई बैन है। सो ये सेफगार्ड उसने दे दिया। तीसरा सेफगार्ड है कि फार्मर कैन नॉट ओनली यूज, नॉट ओनली एक्सचेंज, ही कैन सेल हिज सीड्स ऑल्सो। कोई बंदिश नहीं है। तो आई थिंक 3 बड़े सेफगार्ड। चौथा दे दिया कि ही कैन, फार्मर कैन रजिस्टर, लेट से उसने एक वैरायटी प्रोपोगेट कर करके ओवर 3-4 जनरेशन, 3 साइकिल्स ऑफ वाटरमेलन, उसने एक वैरायटी ऐसी निकाल ली खुद ही, कटिंग ग्राफ्टिंग करके, जो भी, जो बहुत अच्छी है, वो अपने नाम पे उसको रजिस्टर कर सकता है। खुली छूट है, कोई कॉर्पोरेट की कहानी नहीं है। वो अपने नाम पे पोपली एंड सन करके उस बीज को बाजार में बेच सकता है, लाइसेंस लेकर के, कि मैं बेच रहा हूं ये सीड, अभी जिसने लेना ले लो। सो ये भी फार्मर को पूरी इंडिपेंडेंस है। दैट मीन्स कल को कोई और आकर के आपके ऊपर नहीं कर सकता कि ये तो मेरा कॉपीराइट था, फार्मर ने अपना कॉपीराइट कर लिया उसको, ये मेरा सीडी है, मेरे नाम से जा। ठीक है। पांचवा उसमें डाला है कि कोई व्यक्ति, कोई गवर्नमेंट, स्टेट, प्राइवेट एजेंसी फार्मर को नहीं रोक सकता सीड्स सेव करने से, किसी भी क्वांटम में, किसी भी तरीके से। फार्मर की मर्जी है, वो सीड अगर सेव करना चाहे, 2 साल बाद यूज करना चाहे, जैसे भी करना चाहे। आई थिंक ये 5 सेफगार्ड जो फार्मर के लिए डाले हैं, ये मेरी समझ में इससे ऊपर कुछ, सीड्स के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, तो सीड के ऊपर कोई अब रह नहीं जाता कि कोई कॉर्पोरेट आकर के कोई डोमिनेट कर जाएगा इंडिया में। दूसरा, इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया के पास एक है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, प्लस हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। तो यहां पर पब्लिक ब्रीडिंग एक वर्ड यूज होता है। ये हर क्रॉप की वैरायटीज ब्रीड करते हैं, और जो अच्छी होती हैं उसकी नर्सरी बनाई जाती है, पौध बनाई जाती है, और वो दी जाती है, बेशक पेमेंट पे हो या वैसे ही बांटी जाती है। दूसरा, हमारे कंट्री में नेशनल सीड बैंक्स हैं। जो बायोडाइवर्सिटी वाला इशू आता है कि हमारे इंडिजिनस सीड्स चले जाएंगे, तो गवर्नमेंट ने सीड बैंक्स बना दिए। तो वो जो इंडिजिनस सीड्स हैं उनको रखा गया है, दोबारा क्रॉप बनाई जाती है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में या ICAR के जो अपनी जो एग्रीकल्चर एरिया है इनका, और उसमें से वो सीड दोबारा रखा। सो फ्रेश सीड्स रिप्लेस द ओल्ड सीड्स। तो सीड बैंक्स हैं हमारे पास। इसके अलावा हमने खोले हुए हैं जीन बैंक्स। एक पर्टिकुलर प्लांट वैरायटी का जो जीन है, जिनोम है, वो भी सेव किया हुआ है। दैट मीन्स कोई और कंट्री का या किसी कॉर्पोरेट का नया कोई जिनोम आता है, तो हमारे पास अपने वाला अभी भी अवेलेबल है। मैं अपने फार्मर्स को वो दे सकता हूँ, फार्मर्स ले सकते हैं और उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट डोमिनेंस अभी तो आज की स्टेट में बहुत दूर है, वेदर इट इज इंडियन कॉर्पोरेट और एनी फॉरेन कॉर्पोरेट। लीगल प्रोटेक्शन दी गई है, जो मैंने वो 5 जो सेफगार्ड्स बताए थे, वो लीगल प्रोविजन में है अंडर दैट एक्ट ऑफ 2001। और गवर्नमेंट की सपोर्ट जो है देशों में, चाहे हमारे यहाँ हो या बाहर भी हो, वो इंडिजिनस, हर क्यूबा की अपनी है, उनकी अपनी शुगर केन है, इंडिया की अपनी है, किसी और देश की कुछ और है, तो वो अपनी जो इंडिजिनस वैरायटीज हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए हर कंट्री अपनी कोशिश पूरी रखता है, और वो उस तरीके से रूल बनाता है। ये नहीं हो सकता कि क्यूबा में इंडियन शुगर केन पूरा प्लांटेशन में चला जाएगा, वो अपने इंडिजिनस रखते हैं, चाहे उसके लिए कानून ही बनाना पड़ जाए। तो दैट इज हाउ इट इज। एक वर्ड मैं यूज कर लेता हूं यहाँ पे खत्म करने के टाइम पे, GM फूड, कि इंडिया में GM फूड है कि नहीं।
जी, जी, जी। इंडिया में आज की तारीख में कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड नहीं है। क्लियर हो गया। इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड सिर्फ एक क्रॉप है, वो है कॉटन, जिसको बोलते हैं बीटी कॉटन। कॉटन। वो जी, नॉन फूड है, कॉटन खाया नहीं जाता, सो फूड कैटेगरी में नहीं है। एक क्रॉप अलाउ की है, वो है बीटी कॉटन, और वो कुछ सालों से चल रही है। जीएम मस्टर्ड और जीएम ब्रिंजल, ये दो चीजें थी जो इंडिया इंट्रोड्यूस करना चाहता था कई साल पहले, और वो कई साल से सुप्रीम कोर्ट के कहीं किसी केस में पड़ी हुई हैं, बिकॉज शायद उसके ऊपर एजिटेशन थी या डर था। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी फूड प्रोडक्ट इंडिया में अभी तक नहीं है, बीटी कॉटन के अलावा। जो फूड क्रॉप नहीं है, सिर्फ एक प्लांट है। यस, जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया, जैसे सोया ऑयल, कैनोला ऑयल, तो वो सोया या वो कैनोला उन देश में जहां से वो आ रहा है, क्या वो वहां जेनेटिकली मॉडिफाइड है? आई विल नॉट से यस और नो। इट कुड बी, बट बिल्कुल भैया। हाँ, इट कुड बी, मैं उसके ऊपर वो नहीं कह रहा। लेकिन जो हम इंपोर्ट करते हैं फ्रूट्स इत्यादि, उनमें से भी कोई हम जेनेटिकली मॉडिफाइड इंपोर्ट करके सेल नहीं कर रहे हैं। सिर्फ सवाल आता है ऑयल के ऊपर, जो मैंने बता दिया कि जो कैनोला और राइट। सोया ऑयल है, दैट मे बी जेनेटिकली मॉडिफाइड, और पाम ऑयल मे बी जेनेटिकली मॉडिफाइड। आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, मुझे उसकी नॉलेज नहीं, बट वो इंपोर्ट जरूर होते हैं। बढ़िया। सो बिल्कुल क्लियर है ये। अगर हमारे किसान भाई देख रहे हैं, या उनसे कनेक्टेड लोग देख रहे हैं, या पॉलिटिशियंस देख रहे हैं, या अलग अलग क्षेत्रों के जो एमपी एमएलएज हैं, ये इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो उनको खुद को भी समझने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है कि ये अफवाहें इस तरह की जो है वो ना फैलाई जाएं, क्योंकि ये देखा गया है कि इससे कुछ पॉलिटिकल गेन भी मिलता है, कुछ कॉर्पोरेट गेन भी मिलता है किसी अलग अलग तरीके का। और जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स में जो ये मॉडिफिकेशंस हुए हैं, ये नेचुरली भी हुए हैं, नेचुरली किए गए हैं। और इनफैक्ट कई बार तो सीडलेस जो फ्रूट्स होते हैं, इनकी लाइफ शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। बढ़ जाते हैं। तो जी, तो ये बिल्कुल सेफ है। जिस तरह से आज पूरी गंभीरता के साथ हमने इसके ऊपर बातचीत की और समझा, तो मामला बिल्कुल क्लियर है कि ये इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे, और आपको बहलाने की, बरगलाने की और फुसलाने की कोशिश की जाएगी। तो ये, इनसे थोड़ा सावधान रहें। तो थैंक यू सो मच आशीष, एक बार फिर से आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से, एक सिंपल तरीके से आपने बताया, क्योंकि ये जो टॉपिक है बड़ा अनकॉमन टॉपिक है। आपको बहुत ज्यादा इसके ऊपर कहीं वार्तालाप नहीं मिलेगा, कहीं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं मिलेंगे, लिटरेचर भी बहुत कम मिलेगा। तो ये क्योंकि अंडर रैप रहता है, या थोड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक है, तो थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे तरीके से उसको समझाया। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।